सभी शुद्ध साहित्यकारों को जो गज़ल सीखने की पाठशाला में उपस्थित हैं, इस वीडियो पर आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में गज़ल कैसे कहना हो पाता है, किस तरह से गज़ल कही जाती है, उसके बारे में गज़ल कहना सीखें। पाठशाला का नाम है आइए गज़ल कहना सीखें, गज़ल का शिल्प या तामीर। पिछले कई पोस्टों में हमने संक्षेप में जाना कि गज़ल क्या है। आइए अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। गज़ल की संरचना क्या होती है, किस प्रकार से गज़ल कही जाती है। गज़ल लिखी तो जाती नहीं है, गज़ल कही जाती है किस प्रकार से। जैसे कोई दीवार ईंट से बनती है या कपड़ा धागों से बनता है, वैसे ही गज़ल शेर से बनती है। एक गज़ल में कम से कम 4 या 5 और अधिकतम 15 शेर या अशआर, शेर का बहुवचन अशआर होते हैं, मैक्सिमम 15 और कम से कम 5, ताकि किसी गज़ल में शेर की अधिकतम संख्या की कोई स्थापित बंदिश नहीं है। वैसे हालांकि कितने भी शेर लिखे जा सकते हैं, कितने भी अशार लिखे जा सकते हैं एक गज़ल में, लेकिन कम से कम 5 अशार होंगे तभी वो गज़ल कही जाएगी, नहीं तो एक मतला और 3 शेर ही कहे जाएंगे। गज़ल के पहले शेर को मतला और आखिरी शेर को मक्ता या आखिरी शेर कहते हैं। मतला वो होता है जिसमें दोनों पंक्तियों में काफ़िया और रदीफ़ का पालन होता है, और मक्ता वो होता है जिसमें शायर अपने तखल्लुस यानी अपने उपनाम का प्रयोग करता है। किसी गज़ल में शेर एक के बाद एक के क्रम में रखे जाते हैं, मगर इसके रखने के क्रम का कोई नियम नहीं होता है, सिवाय ये कि गज़ल के पहले शेर को मतला और आखिरी शेर को मक्ता या आखिरी शेर कहते हैं, और इसका स्थान तदनुसार निश्चित है। पहला शेर जो होगा वो मतला होगा और आखिरी शेर मक्ता कहा जाएगा, और मक्ते में शायर अपने तखल्लुस का प्रयोग करता है, अपने नाम का, अपने उपनाम का प्रयोग करता है, लिखता है अपने नाम को। अब हम मतला या मक्ता के बारे में आगे चर्चा करेंगे। ये स्पष्ट है कि गज़ल कहने की विधा को समझने के लिए हमें पहले शेर की संरचना को समझना होगा। नीचे मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल के द्वारा गज़ल के शिल्प को समझने की कोशिश की गई है। एक पूरी गज़ल दी गई है, उस गज़ल के शिल्प को समझने का प्रयास करें, आप लोग उसको सुने। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। अब देखिए इसमें पहला वाला जो शेर है, इसमें असर में अर काफिया है, अर स्वर है, और सर में भी अर स्वर है, तो इसको काफिया बोलते हैं। असर इस शब्द में, अर और सर इस शब्द में भी अर, दोनों में अर स्वर समान है, यानी समांत क्या है, जिसको हिंदी में समांत और उर्दू में काफिया कहते हैं। असर और सर में अर की समानता है, दोनों में भी अर स्वर निकल रहा है, असर सर, तो काफिया हो गया है अर, और काफिया शब्द हो गए हैं असर और सर। ठीक है, काफिया शब्द और काफिया में अंतर होता है। काफिया शब्द है असर और सर, और काफिया है यानी समांत है अर, दोनों भी में भी समान स्वर निकलता है, तो असर और सर में अर समान स्वर निकलता है। अब होने तक जो है वो रदीफ़ है। देखिए दोनों भी, उला में असर और सानी में सर, इन दोनों पंक्तियों में, शेर की दोनों पंक्तियों में, उला और सानी में काफिया भी है और रदीफ़ भी है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। इसको मतला कहते हैं या पहला शेर कहते हैं। मतला में काफिया और रदीफ़ दोनों पंक्तियों में पालन होता है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। वाह, बहुत सुंदर, बेहतरीन मतला है। बेहतरीन शायर जनाब मिर्ज़ा गालिब हैं, और तो उम्दा होना तो वाजिब ही है। आशिकी, अब अगला शेर जो दूसरा शेर है, उसमें आप देखिएगा पहली वाली जो पंक्ति होती है जिसको उला बोलते हैं, उसमें काफिया और रदीफ़ का पालन नहीं है, लेकिन बहर का पालन है। बहर जिसकी वजह से पंक्ति की लय बरकरार रहती है, उसको बहर कहते हैं या मापनी कहते हैं हिंदी में। अब इसमें पहली पंक्ति जो होगी दूसरे शेर की पहली पंक्ति, जिसको उला कहते हैं, दूसरे शेर की उला में काफिया और रदीफ़ नहीं होगा, लेकिन सानी में काफिया और रदीफ़ पालन होंगे। अब देखिए, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। जिगर में भी और काफिया आया है और होने तक भी आया है।
आने तक रदीफ़ है और जिगर में और काफ़िया है। तो सानी मिसरे में काफ़िया और रदीफ़ का पालन है। लेकिन उला में आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूँ खूने जिगर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब में काफ़िया रदीफ़ नहीं है। दिल का क्या रंग करूँ खूने जिगर होने तक, इसमें काफ़िया और रदीफ़ का पालन है। इस प्रकार से दूसरा शेर। आप तीसरा और चौथा शेर ठीक इसी प्रकार से होता है। मैं पढ़ देता हूँ इसको। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तीसरे शेर की सानी पढ़ दी मैंने, सॉरी। हमने माना कि तगालुफ़ न करोगे लेकिन, हमने माना कि तगालुफ़ न करोगे लेकिन, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तीसरा शेर बेहतरीन शेर। खबर में और काफ़िया और रदीफ़ का पालन है तीसरे शेर के सानी में, और होने तक रदीफ़ है और खबर में और काफ़िया है। इसी प्रकार से उला में काफ़िया और रदीफ़ नहीं है तीसरे शेर में भी। अब चौथे शेर में भी काफ़िया और रदीफ़ उला में नहीं होगा लेकिन सानी में होगा। और साथ ही अगर चौथे शेर में इन्होंने मक्ता कह दिया, हालांकि पांचवा शेर मिनिमम मक्ता होता है, लेकिन यहाँ उदाहरण के लिए दे दिया गया है। तो गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज। बहुत क्लिष्ट कॉम्प्लिकेटेड उर्दू है। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। सहर माने सुबह होता है। अब देखिए चौथे मक्ते में असद जो है वो मिर्ज़ा गालिब का तखल्लुस है, उसका प्रयोग किया है उन्होंने मक्ता में। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। इस प्रकार से मक्ता कहा जाता है। और मक्ते के भी सानी मिसरे में और काफ़िया और होने तक रदीफ़ का पालन हुआ है, लेकिन उला में काफ़िया और रदीफ़ का पालन नहीं हुआ। इसको शेर कहते हैं। मतले में दोनों पंक्तियों में काफ़िया रदीफ़ का पालन होता है और बाकी शेर में उला में काफ़िया रदीफ़ का पालन नहीं होता और सानी में होता है। अगर आप चाहें तो मतलाए हुस्न भी लिखा जा सकता है, या कई एक मतले के अलावा और भी कई मतले लिखे जा सकते हैं गज़ल में। और हर शेर में चाहें तो काफ़िया रदीफ़ दोनों पंक्तियों में पालन किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन गज़ल की सुंदरता जो है इसी प्रकार से लिखने में होती है। दोनों पंक्तियों में हर एक शेर में अगर काफ़िया रदीफ़ पालन किया जाए तो गज़ल उतनी सुंदर नहीं मानी जाती है। और इस तरह से ये संपूर्ण गज़ल हुई। अगर इसमें एक शेर और होता तो ये संपूर्ण गज़ल हो जाती है ना। ये गज़ल की बनावट बताई गई है। अब गज़ल के शिल्प को समझने के लिए शेर के अलावा हमें गज़ल के इन अवयवों को भी अच्छी तरह से समझना होगा। गज़ल के कुछ अवयव यानी कुछ भाग होते हैं। मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़, बहर, रुक्न, ये शब्द दिए गए। मतला मैं बता चुका हूँ। मतला गज़ल का पहला वाला शेर होता है जिसमें दोनों में काफ़िया रदीफ़ का पालन होता है। मक्ता वो शेर होता है जो आखिरी शेर होता है और जिसमें शायर अपने तखल्लुस यानी अपने नाम का प्रयोग करता है। काफ़िया भी समझा चुका हूँ मैं। काफ़िया शब्द और काफ़िया में जो समान स्वर निकलता है, समांत जो होता है, समानता जो होती है दोनों शब्दों में, उसको काफ़िया कहते हैं। जो इस अभी ऊपर बताई हुई गज़ल में और काफ़िया था। रदीफ़ इस गज़ल में होने तक था। मैंने रदीफ़ पर भी चर्चा की है गज़ल पढ़ते समय, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। बहर, इस गज़ल की बहर जो है वो मैं आपको मापनी के तौर पर बता सकता हूँ। टू वन टू टू 1122 1122 22 2122 1122 1122। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। इस प्रकार से इसको पढ़ा जाएगा तरन्नुम में। और इसकी बहर मैंने आपको बता दी है 2122 1122 1122 22। तो रुक्न, इसके रुक्न जो हैं वो अलग अलग, जो एक एक मैंने पढ़ा है। टू एक रुक्न है, फिर 1 एक रुक्न है, फिर 2 भी एक रुक्न है। इस प्रकार से सॉरी गलत बता गया मैं। रुक्न एक पूरे कल को 2122 को रुक्न कहेंगे और 2 को अलग एक अरकान कहेंगे
वन को एक अरकान कहेंगे, तो कई अरकानों को मिल करके एक रुकन बनता है। और गज़ल की बहर में चार चार अरकानों को मिला करके एक रुकन बनाया गया होता है। तो इसका पहला रुकन है 2122, दूसरा रुकन है 1122, तीसरा रुकन है 1122 और चौथा रुकन है 22 या 112 या 22। तो इस प्रकार से इसके रुकन है। अब ये गज़ल के अवयव हैं मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़, बहर और रुकन। इस पर मैंने चर्चा कर दी है। अब आगे इसमें लेख में भी चर्चा होगी। संलग्न पिक्चर में इसे एक और ग्राफ के तौर पर समझाने की कोशिश की है। पिक्चर इसमें मैंने नहीं संकलित की है। तो अगले वीडियो में हम गज़ल की शिल्प पर और भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, या फिर गज़ल कहने का एक अभ्यास करेंगे। बहुत बहुत आभार आपका स्थिति देने के लिए। सादर नमन। जय दीपांशु जी का भी शुभ, जय माता शारदा।